नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला फिटनेस फंडा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अर्थराइटिस क्या होता है और उसको सूक्ष्म व्यायाम करके किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कुछ आसन, उन आसनों की प्रिकॉशन, बेनिफिट्स क्या हैं और उनको कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और उसको करके आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। आपके जो अपने हैं वो कभी कभी कहते होंगे घुटने में दर्द है, कभी कभी कम एज के बच्चे भी कहते हैं कि हमको जॉइंट में पेन है या घुटने में दर्द है, शोल्डर पेन है, तो हम कहते हैं ठीक हो जाएगा, निगलेक्ट कर देते हैं, हम कहते कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच है यही आपको कहीं बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि ये हल्का सा दर्द ही है जोड़ों में, वही आपको अर्थराइटिस को बनाने में हेल्पफुल होता है या अर्थराइटिस को बढ़ाने में आपकी मदद कर देता है। तो इसलिए जब शुरुआत में आपको कहीं जोड़ों में दर्द है तो उसको निगलेक्ट ना करें। अपने लव्ड वंस को जरा भी आप देखें पेन में तो उसको जाकर डॉक्टर से सलाह लें। तो अर्थराइटिस को अगर हम हिंदी में देखें तो गठिया वात हम सब लोग जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आपके बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। हम सब आजकल आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो वात जो होता है जब शरीर में बढ़ जाता है, वात यानी एयर यानी वायु, जब शरीर में वो वायु बढ़ जाती है तब वो जॉइंट में जाकर एंटर होती है और वहाँ पे पेन, स्वेलिंग और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करती है, उससे आपको अर्थराइटिस होता है। तो अगर आयुर्वेद कहता है कि वात को शांत कर देते हैं तो आपका अर्थराइटिस ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अर्थराइटिस एज के हिसाब से बढ़ता है और वो ठीक नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती है अर्थराइटिस बढ़ता है। पेन किलर्स खाते रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन उसका मेडिकल में एज सच कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि ये रेगुलर आप मेडिसिन ले लो तो ठीक हो जाएगा। अर्थराइटिस एक टाइप का नहीं है, कई टाइप का होता है, लेकिन हम यहाँ 2 मेन टाइप की बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस है, जिसमें एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दोनों नाम हैं और ये है गठिया वात ही, लेकिन दोनों की थोड़ी सी चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जानेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो विद द एज होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जॉइंट में पेन बढ़ेगा या जॉइंट में घिसारा लगेगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा और एज के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस वो उसका एज से कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून क्या मतलब, आपकी इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट में अटैक करता है। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, आर्मी की तरह काम करता है। लेकिन जब उस इम्यूनिटी को ये पता चल जाता है, उस आर्मी को ये लगने लगता है कि कुछ भी आया है ये मेरा दुश्मन है, दोस्त को भी वो दुश्मन समझ लेता है और फिर वो बॉडी पे अटैक करता है। उस डिसीज़ को ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं। इसका कोई भी इलाज नहीं है, मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाली आर्मी ही उसको अटैक कर रही है। तो जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, उसकी कोई एज नहीं है। ये किसी भी एज में आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या आपका जो इम्यून सिस्टम वीक हो गया उसकी वजह से हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जैसे घुटने जैसे बड़े जॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो घुटने आपके ख़राब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा घुटने के जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 हड्डियां बड़ी हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है, उसके अंदर गादी होती है जिससे हड्डियां प्रोटेक्टेड होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है गादी सूखने लगती है, लिक्विड सूखने लगता है तो गादी घिसने लगती है। लिक्विड कम होता है तो वो जो कुशन होता है, गद्दी होती है, वो सूखने लगती है, घिस जाती है और उसके घिसने से दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब वो टकराव होता है तो टकराव से उस जगह पे सूजन, रेडनेस हो जाती है और फिर वो पेन क्रिएट करती है। ये कभी भी ठीक नहीं होने वाली कंडीशन है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है एक एज के बाद तो डॉक्टर कहेंगे आप घुटने रिप्लेस करा दो। लेकिन क्या घुटने रिप्लेस कराना इसका सलूशन है? हाँ, अगर बहुत इशू हो गया है और बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया तो आपको घुटने रिप्लेसमेंट कराने पड़ सकते हैं। ये जो आसन हैं उनके नाम हैं त्रिकोणासन, वीरभद्रासन,
मार्जरी आसन और सेतुबंध आसन। तो आइए इन सभी आसनों को देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो आसन को वेरिएशन की तरह करते हैं। तो मार्जरी आसन मतलब एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज के साथ करेंगे। मार्जरी आसन करने के लिए आप वज्रासन में बैठें और वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को बेंड कर देंगे, पीठ को सीधा कर देंगे। अगर आपको नी में गैप है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तब आप ना करें, लेकिन वैसे आप इसको करें तो शुरुआत वज्रासन से ही करें। अगर नी में प्रॉब्लम है तो बिना वज्रासन के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठें, डीप ब्रेथ करें, लंबी गहरी श्वास भरें और फिर खुद को तैयार करें। हर आसन के पहले अपनी प्रैक्टिस को अवेयरनेस के साथ शुरू करें। दोनों जो नीज है उसमें इतना गैप रखें जितना आपके शोल्डर का गैप है। झुके दोनों हाथों को मेज़र करेंगे, आपकी एल्बो को नी के साथ लगा दें और जहाँ पर तक आपकी उंगली जा रही है वहाँ पे अब एक और पाम लेके जाएंगे। आप डिस्टेंस फिर से देखें, आपका पूरा जो एल्बो से लेकर उंगली तक हाथ है उतना, और एक पाम डिस्टेंस, 1 हैंड 1 पाम डिस्टेंस। यहाँ पे थोड़ी देर रुके। पैरों को आप इस तरह भी रख सकते हैं जिससे आपका बैलेंस आपको फील होगा कि सही है, और पैरों को नीचे सुलाकर भी रख सकते हैं। मार्जरी आसन के लिए श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को बाहर निकालेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और स्पाइन को पूरा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, टेल बोन को टक करें, बटक्स को स्क्वीज करें और पीठ को पूरा ऊपर खींचें। फिर 4 से 5 बार हो जाए तो श्वास को लेके रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों में इस तरह गैप ही रखें और अपने आप को वज्रासन में ही बैठा के रखें। ये जो मार्जरी आसन, इसका वेरिएशन, एक और वेरिएशन करेंगे, इसको कैट काऊ भी स्ट्रेच कहते हैं। इसका जो वेरिएशन करेंगे उसको भी हम ऐसे ही 1 हैंड पाम डिस्टेंस पे आएंगे और यहाँ रख के हम थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रुकेंगे और अपनी एक लेग को सीधा कर देंगे, अपना पूरा वजन अपने हाथ पे रखेंगे। इससे होगा क्या कि आपका माइंड बैलेंस होगा, तो वो पूरे बॉडी को करेक्ट करेगा। यहाँ पे 10 सेकेंड रुकें और फिर लेफ्ट लेग से करें। यहाँ पे भी 10 सेकेंड रुकें और फिर अपने पैरों को उसी तरह रख के और वज्रासन में रेस्ट करें। ये बैलेंस आप जितने बार चाहें उतने बार कर सकते हैं। मार्जरी आसन या कैट काऊ पोस्चर को के प्रिकॉशन के तौर पे देखेंगे तो ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कराया जा रहा है। तो आपको अगर घुटने में बहुत दर्द है तो नीचे फोल्ड करके लगा लें, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, आपको जो डिस्टेंस दिया उस डिस्टेंस पे करें तो आपको सही स्ट्रेच मिलेगा। तीसरा, कि आपको बैलेंस करने को दिया तो जितनी देर हो सके उतनी देर ही बैलेंस करें। इसका सच ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। स्टिल आपके बॉडी में बहुत पेन है, बहुत डिस्कम्फर्ट है, बहुत हाई बीपी है या तो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अवॉइड कर सकते हैं। मार्जरी आसन के बाद नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं, वो है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए आपको लेटना पड़ेगा। अब सेतुबंध आसन कोशिश करें ज़मीन पे हो, नहीं हो तो हार्ड सरफेस पे। आप सॉफ्ट गद्दे पे इसका अभ्यास ना करें। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर सीधे रखें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं, फिर दोनों पैरों को बेंड कर लें। सेतुबंध आसन को हम पहले सपोर्ट से करेंगे और फिर विदाउट सपोर्ट। दोनों हाथों को जमीन से रखें, 2-3 लंबी गहरी श्वास भरें और ध्यान से देखें। जब आप सेतुबंध आसन करेंगे तो आपका जो मिडिल बॉडी है वो ऊपर होगा। सेतुबंध मतलब बांधना, बांध बनेगा आपके नीचे और ऊपर के बॉडी के बीच में जो बांध है, यानी कि एक ब्रिज का काम करेगा। अपने हाथों को इस तरह रखें और इनहेल करते हुए अपनी कमर को उठाएं। पहले आपसे नहीं होगा
तो आपके दोनों हाथों को इस तरह से रख के और आप सपोर्ट देकर इसको होल्ड करें। इनफैक्ट आप सपोर्ट से ही करें, क्योंकि आप जब आपकी बॉडी में पेन है तब आपको ये पोस्चर सपोर्ट से ही करना चाहिए। तो ये सेतु बंध आसन का वेरिएशन है। हम सेतु बंध आसन ना करें वही बेटर है। यहाँ पे होल्ड करें जितनी देर हो सके, 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। हम एक और बार देखेंगे। जब श्वास भरें तो अपनी बॉडी को पहले बटक से ऊपर उठाएं, फिर अपने हाथ का इस तरह सपोर्ट दें, दोनों हाथों का, तो आपकी बॉडी अप होगी। जितनी ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा आपके नी में, आप ध्यान रखें कि नी पे प्रेशर नहीं आ रहा हो। अभी बॉडी के सिर्फ बैक पे प्रेशर आ रहा है, नेक पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसको आप 2 बार 10-10 सेकंड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जब 10 सेकंड हो जाए, बॉडी को धीरे से नीचे लाएं, दोनों पैरों को सीधा कर दें, दोनों हाथों को खुला छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास भरें। सेतु बंध आसन बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन आपकी अर्थराइटिस को भी ठीक करने में इसकी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको ये टफ लगे तो आप 2-5 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे करें। प्रिकॉशन के तौर पे आपको नीज़ में कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। अगर प्रेशर नी पे आ रहा है तो इस आसन का अभ्यास बंद कर दें। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल कोई भी अभ्यास ये तो बिल्कुल भी ना करें। फिर रिलैक्स हो जाएं और जब आप उठें तो करवट कर कर ही उठें। साइड करवट करें, हाथ का टच दें और फिर बैठ जाएं। तो अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन नाम से जानते हैं कि त्रिकोण बनाता है, और त्रिकोण आसन से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेंथन होती है। जैसे ही मसल स्ट्रेंथन होंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका अर्थराइटिस दूर होगा। जैसे ही वात कम होगा, वैसे ही आपका अर्थराइटिस ठीक होगा। उसको ठीक करने के लिए दोनों पैरों को साथ में रखें, थोड़ी देर के लिए अपने शोल्डर को बैक ले जाएं और हाथ को सीधा करें। ब्रिंग अवेयरनेस। जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। डीप ब्रेथ करें और अपने आप को रिलैक्स करने के बाद त्रिकोणासन की तैयारी करें। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट, 2.5 फीट कम से कम, नहीं तो 3 फीट, जितना कंफर्ट हो आपको गैप रखें। दोनों पैर आपकी तरफ पॉइंटेड सामने की तरफ हों और आपकी थाई स्ट्रेंथन हो, पेट अंदर हो, चेस्ट ओपन हो, नीज टाइटन हो। आप भले 5 सेकंड के लिए होल्ड करो, बट आपको आसन को सही तरह से करना है। श्वास भरें, हाथों को पूरा खींचें, श्वास छोड़ें। राइट साइड झुकेंगे आप, देखिए आगे की तरफ नहीं झुक के आपको लेटरल बेंडिंग करनी है। आप अगर इतना ही झुक सकते तो इतना ही झुकें। आपकी बेंडिंग ज़्यादा है तो आप नीचे जाएं। नीज को बिल्कुल ढीला नहीं करें। पहले सही पोस्चर देखें, ऊपर वाला हाथ सीधा, गर्दन आपकी ऊपर वाले हाथ की तरफ। यहाँ पे पहले 5 सेकंड और फिर 10-15 सेकंड तक का होल्ड करें। फिर श्वास भरते ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे रख दें। दूसरी साइड से करने के पहले 2 बार लंबी गहरी श्वास भरें। दूसरी साइड के लिए श्वास भरे, फिर से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाएंगे। पैर पे इस तरह रखेंगे नहीं, सिर्फ नीचे तक ले जाएंगे और हाथ को ऊपर खींचेंगे, गर्दन को राइट साइड की तरफ ले जाएं। अपनी नज़र राइट साइड के थंब पे रखें, होल्ड करें। श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और फिर से 2-3 लंबी गहरी श्वास भर लें। यहाँ पे 2-3 चीज़ें जानने जैसी हैं। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको साइड में स्ट्रेच होना चाहिए, इस तरह यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपको इस तरह आगे नहीं झुक जाना है जिससे आपको स्ट्रेच नहीं आएगा। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका नीचे वाला हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए, पैर को पकड़ना नहीं है और ऊपर वाला हाथ भी एकदम स्ट्रेट हो, गर्दन को ऊपर। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप गर्दन रिलैक्स रख सकते हैं।
लेकिन नहीं है तो आप गर्दन को ऊपर रखें। इस तरह प्रिकॉशन के साथ करें, सही तरह से करें तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है, गिरने का डर है, तो वो वॉल सपोर्ट से करें पहले, फिर धीरे धीरे जब स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद अकेले करें। इसका अभ्यास बेड पे, सोफे पे नहीं हो सकता। अगर आप इस लायक नहीं हैं तो ज़मीन पे ही करना है, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। दोनों पैरों को साथ में ले आएं और रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन नाम से भी जैसे कहते हैं वॉरियर पोस्चर, यानी वीरभद्र नाम का एक सैनिक है, आपके अंदर का वॉरियर जागता है, बॉडी स्ट्रांग बनती है और आप हर परिस्थिति से, अपने इंटरनल परिस्थितियों से लड़ने के लायक बनते हैं। मैं कहती हूँ बाहर की परिस्थितियों से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, इंटरनल परिस्थितियों से, यानी कि आपके अर्थराइटिस से लड़ना है। इंटरनल परिस्थिति यहाँ पे आपकी अर्थराइटिस है। दोनों पैरों को साथ में रखें, दोनों हाथ फिर से सीधे रखें, रोल योर शोल्डर बैक, एब्डोमेन को न्यूट्रल रखें, चेस्ट को ओपन, डीप ब्रेथ करें, ब्रिंग अवेयरनेस फॉर वीरभद्रासन। दोनों पैरों में गैप रखें 2 फीट जितना, फिर आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट साइड से करेंगे, राइट साइड के फुट को राइट साइड निकालें, बॉडी आपकी सीधी ही रहेगी, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना है। पेट एकदम सामने, चेस्ट सामने, सिर्फ आपके पैर के पंजे को घुमाना है। श्वास भरते हुए हाथ को खींचें, श्वास छोड़ते हुए आप पीछे का पैर थोड़ा एडजस्ट करते हुए आगे के पैर को 90 डिग्री लाना है। इस पैर को बहुत आगे नहीं ले जाना है, सिर्फ 90 डिग्री। पीछे का पैर जितना आप नीचे स्ट्रेच कर सके उतना अच्छा। दोनों हाथ इस तरह और गर्दन को खींचकर राइट साइड पे, जिस साइड आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 5 सेकेंड, फिर आप 15-20 सेकेंड तक भी रुक सकते हैं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे रखें और पैर को अपने जगह पे रखें। रिलैक्स हो जाएं, 2 लंबी गहरी श्वास भरें और फिर से दूसरे साइड से करें। श्वास भरें, सेम वे जो हमने राइट साइड से किया वो लेफ्ट साइड से। श्वास भरते ऊपर, गर्दन सामने, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, पैर नीचे, दोनों पैर साथ में और डीप। प्रिकॉशन के तौर पे अगेन घुटने को प्रेस नहीं करना है बहुत। अगर जरा भी आपके घुटने पे दर्द है उसको वहीं पे छोड़ दें। आपसे जितना नीचे जाया जाए उतना ही जाएं, कंफर्ट के साथ ही करें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको ना करें, बहुत एजेड लोग भी इसका अभ्यास ना करें, उनको गिरने का डर है। पहले आपको बैलेंस नहीं आ रहा है तो आप वॉल सपोर्ट से करें, या तो कहीं ऐसी जगह पे खड़े रहें जहाँ पे गिरने का डर ना रहे, सपोर्ट लेकर करें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। हमने जो 2 आसन स्टैंडिंग में किए हैं ये बहुत ही ऑप्शनल है। जब आपको अर्थराइटिस है, मतलब आपकी बॉडी में पेन है, मतलब आपकी हड्डियों में दर्द है, तो ये आसन स्टार्टिंग में बहुत इजी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये बहुत ही ऑप्शनल है, स्टैंडिंग के आसन आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप त्रिकोण आसन या वीरभद्रासन कर रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि ये आपका सेंस ऑफ बैलेंस बढ़ा रहा है। तो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका बैलेंस का जो सेंस है वो नहीं रहेगा। तो कोशिश करें पहले धीरे धीरे वॉल सपोर्ट से। सपोज वॉल है पीछे और वॉल का सहारा ले लें। मैं एक बार दिखा देती हूँ। सपोज ये वॉल है, वॉल का सहारा ले लें और इस तरह वॉल के सहारे से आप त्रिकोण आसन करें या वीरभद्रासन करें। तो यहाँ पे वॉल है तो आपको एक सपोर्ट रहेगा, तो गिरने का डर नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप उस प्रैक्टिस को फिर विदाउट वॉल सपोर्ट भी कर पाओगे। और जैसे ही आप ये प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अभी तक आपको लगता है मैं उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब आपको हड्डियों में दर्द है तो आपको बार बार उठना बैठना या मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। आपको वही करना है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज उसी को जीतना है जिससे आपको डर लगता है। तो आपको डर लगता है यानी चलने से, खड़े रहने से, हिलने डुलने से, मूव करने से। तो स्टैंडिंग के ये 2 आसन आपके सेंस ऑफ बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन स्किप दैट। बट अगर आप उसको, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, कि संघर्ष तब तक करिए जब तक आप अपने अस्तित्व को साबित ना कर दें। तो
संघर्ष यानी आपके लिए संघर्ष है, तो आप पहले अपने स्टैंडिंग आसन पूरे करें, उसके बाद ही हम चलते हैं सिटिंग की ओर और तब आप सिटिंग के आसन करें। अर्थराइटिस का मतलब ही है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से जैम हो जाती है। तो कहते हैं कि अर्थराइटिस में आपको मूव करते रहना पड़ता है। जब भी आपको अर्थराइटिस का पता चलेगा, डॉक्टर यही कहेगा कीप मूविंग। दैट मीन्स कि आपको चलते रहना है, कुछ ना कुछ मूवमेंट बॉडी के करते रहने हैं। अगर ये सोच लिया कि हम आराम करेंगे, हमको बीमारी है, तो वो बिल्कुल जैम हो जाएंगे और फिर वो किसी लायक आपका बॉडी नहीं बचता है। तो कहते हैं कि मेडिकल टर्म में डॉक्टर्स कहते हैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, एक्सेप्ट अगर नी आपके ख़राब हो गए तो रिप्लेसमेंट। इसके अलावा उसको ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेबिलिटी आती है और स्ट्रेस रिड्यूस होता है। स्ट्रेस कहेंगे तो आपको सिर्फ स्ट्रेस का मतलब मेंटली नहीं, फिजिकली भी स्ट्रेस होता है। जब मन से स्ट्रेस होता है यानी हम हमेशा गुस्से में या एंगर में रहते हैं, लेकिन फिजिकली स्ट्रेस होता है वो हमें पता नहीं होता। तो जब अर्थराइटिस आता है तो फिजिकल स्ट्रेस होता है जो बॉडी को जैम कर देता है या बिल्कुल मूव करना बंद कर देता है। तो योग प्रैक्टिस से आपका वो स्ट्रेस भी रिमूव होता है। तो योगा बहुत सारे चीज़ों पे काम करता है। हमने आज देखा कि आसन किस तरह से हेल्पफुल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। उस प्रैक्टिस को भी आपको आसन के बाद वो प्रैक्टिस करनी है और वो प्रैक्टिस करके आप महसूस करेंगे कि ब्रीदिंग से आपके शरीर में मूवमेंट बढ़ता है। तो आइए वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वो ब्रीदिंग सिंपल है और नॉर्मल है। जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने नॉस्ट्रल ब्रीथ किया था, इनहेल फ्रॉम नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। जब भी आपको ऐसा लगे बहुत पेन है, तब आप वो प्रैक्टिस करें, एक बार देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। तो पहले हम देखेंगे एक ब्रीदिंग, नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी किया था। जब आप बहुत थके हुए हैं, एक जगह बैठ जाएं, 2-3 ओमकार चैंटिंग करें, श्वास को भरें और मुंह को छोटा सा खोलें। जितना लंबा ब्रीथ छोड़ सकते हैं। कहते हैं श्वास हम लेते हैं, लंग्स में भरी रहती है, आधी श्वास बाहर छोड़ते हैं। वही श्वास कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पड़ी रहती है और फिर वो लंग्स को इनएक्टिव यानी ख़राब कर देती है और बॉडी को डिटोरिएट करने लगती है। तभी ये अर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो श्वास जितनी आपने भरी, उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आपको बाहर फेंकनी है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, नॉस्ट्रल से श्वास भरनी है और डबल श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। एक प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस में हम करेंगे क्या, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और इनहेल एक्सहेल सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से करेंगे। दूसरे हाथ को आप अपने घुटने पे ऐसे छोड़ दें या फिर मुद्रा बना दें। और कुछ नहीं करना है, आंख बंद करनी है, पीठ सीधी रखनी है और धीरे धीरे श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रल से भरनी और छोड़नी है। अब ध्यान रखना है, श्वास जितनी भरनी है उससे ज़्यादा छोड़नी है। फिर ये 2-3 मिनट करने के बाद लास्ट की 2 उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करना है और राइट से सांस भरनी है और छोड़नी है। इसको भी 2.5 से 3 मिनट के लिए। जैसे आप 2.5 से 3 मिनट राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हो, आपके बॉडी का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो जब आसन प्रैक्टिस करें, उसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके करेंगे तो अर्थराइटिस आपका यूं चुटकी बजा के धीरे 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 ठीक हो जाएगा और आप हेल्थ की तरफ बढ़ोगे। तो आपने देखा अर्थराइटिस क्या है और इसके आसन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस आपको हर चीज़ को ठीक कर सकती है, अर्थराइटिस को भी ठीक कर सकती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें आसनों की। उसके पहले जो हमने पहले एपिसोड में देखा वो सूक्ष्म व्यायाम की और ब्रीदिंग की। इन सारी प्रैक्टिसेस को करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी किसी नए डिसीज़ के साथ,
किसी और नए आसनों की प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप देखते रहें फिटनेस फंडा। मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।